चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, इस बार पहली बार ऐड किया है। ठीक है, वैल्यू 1 लेस देन वैल्यू 2, वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो टेस्ट है उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है आया, मैंने दिया है 4-5 क्वेश्चन इस तरह के दिए हैं और आने वाले टेस्ट में भी आते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रही है यूपीएससी? ठीक है, इस क्वेश्चन का कहना यह है कि P प्लस क्यू प्लस आर, ये जो है ये आपको P इंटू क्यू इंटू आर, ये तीनों दे रखा है। ये भी कह रहा है कि ये तीनों जो है इनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होते हैं? ठीक है, आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, उसमें आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, जनरली यही एक कॉम्बिनेशन ही होता है जिसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 जो होता है, यही एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। यहां 6 इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, अब इसके लिए कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, राइट, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको बन रहा है तो वैल्यू 1 क्या है यहां पर? वैल्यू 1 जो है ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू P इंटू क्यू, आपको P इंटू क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो। मैं यहां पर आप लोग को इंटीजर्स के बारे में हल्का बता देता हूं। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। एक जीरो होता है, एक जीरो के इधर वाला होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। राइट, अब इसके में इधर में क्या क्या हो सकता है? जीरो के इधर 2 नंबर होता है और जीरो के इधर भी होता है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर की बात जब भी आएगी तो इसका मतलब आपको हो रहा है होल नंबर। जैसे अभी सॉरी, इसके आगे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। राइट, और जीरो के इस तरफ जो भी नंबर्स है, जीरो के इस तरफ जो भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपको निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा कि अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो जीरो इंक्लूडेड है। ठीक है, नहीं, जीरो इंक्लूडेड कब होगा? जब ये बोला जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर वो बोलेगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तब आप जीरो से लेकर के राइट इधर की जितनी चीजें हैं सबको बोलेंगे। ठीक है, अगर जीरो को इंक्लूड करेगा तो इस तरफ की जो चीजें होंगी उसको बोलेंगे नॉन निगेटिव, यानी कोई भी ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। राइट, और जब जीरो के इस तरफ की बात करेगा तो इसका मान, इसको कहा जाएगा, जीरो के इस तरफ की बात करेगा तो इसको बोला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक भी इंटीजर जो है पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा। राइट, इस केस में जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहां पर कह रहा है P और Q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो इधर है बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि आप 1 2 3 में क्या लें? राइट, जब पॉजिटिव की बात हो रही है तो P हो, Q हो, R हो, इस तीनों में से किसी को भी आप 1 2 और 3 ले सकते हैं, जिसको आपको मन करे। ठीक है, जिसको आपको मन करे। तो अगर यहां पर यह कह रहा है कि बस इक्वल नहीं है जीरो के, माने आप इस तीनों को जो है, राइट, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सर मैं तीनों को 3 3 लेना चाहता हूं या फिर तीनों को 2 2 लेना चाहता हूं या एक एक, तब तो ये वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, किसी एक को भी, तो मैंने मान लिया आर यहां पर, पी यहां पर 2 है तो पी 2 है तो क्यू 3 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई? 6। वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इसी केस में आपने जब इसको पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था तब आया, यही जब आप निगेटिव, अगर आपको ये कंडीशन बन रहा है तो ये कंडीशन तो निगेटिव के केस में भी बन जाएगा। अगर आप ये लेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। राइट, निगेटिव इंटीजर के केस में ये ले सकते हैं, है ना। तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू आपको ये आएगी, स्टिल पॉजिटिव +6। दोनों केस में, उस केस में जब वैल्यू 2 होगा, है ना, उस केस में +6 हो जाएगा बस। ठीक है, तो हमारे पास आंसर यहां क्या आ रहा है? दोनों केस में +6, वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2। ठीक है, आपको यहां पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इस बार 2025 में दिए वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे।
ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख करके आपको हेजिटेट करने की जरूरत थी। अरे यार, यूपीएससी तो नए ढंग से क्वेश्चन लेकर के आ गई है, अब मैं क्या करूं, अरे बाबा मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को यूपीएससी ने सिर्फ वैल्यू वन, जो एक क्वेश्चन को यूपीएससी सीधे सीधे पूछ सकती थी, उसने आपको डराने के लिए उसको पी क्यू, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, सिंपल समझिए, तीन दोस्त हैं, ठीक है, तीनों की सैलरी जो है 6,000 है मिला करके, एक दोस्त क्या नाम है, और उन तीनों की कमाई का रेशियो 1:2:3 है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि जिसकी 1 है वो 1,000 रुपया कमा रहा है, जिसकी 2 है वो 2,000, जिसकी 3 है वो 3,000, तीनों मिलाकर के 6,000 रुपया कमा रहा है। अब मैं आपको यहां पूछ सकता हूं, ए बी सी में सबसे ज्यादा कौन कमाता है, तो भाई सी 3,000 वाला सबसे ज्यादा कमा रहा है। सबसे कौन कम कमाता है, तो ए सबसे कम कमाता है 1,000। अब मैं इसी चीज को वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री में लिख दूं, कि वैल्यू वन जो है वो ए की कमाई है, वैल्यू बी जो है, वैल्यू टू जो है वो बी की कमाई, और वैल्यू थ्री जो है वो सी की कमाई है। अब मैं यहां पर नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, वैल्यू वन लेस देन वैल्यू टू लेस देन वैल्यू थ्री, वैल्यू वन इज इक्वल टू वैल्यू टू लेस देन वैल्यू। अब मतलब समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन को इसने सिर्फ वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री में बना दिया है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख करके आपको डरने की जरूरत थी, समझे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं ये एसएससी में, है कि नहीं। वो आपसे सीधे ही पूछे, तो आपको अपना माइंडसेट यूपीएससी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यूपीएससी आपसे आपका बेस, ये सबसे पहले ये जानना चाहती है कि आपके अंदर डरने की क्षमता है या सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है। अगर कोई सिचुएशन, आप डीएम बन गए हैं, उसमें अचानक से एक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो आप फोन करके बाप रे बाप करना शुरू करेंगे, हाय तौबा क्या करूं, या फिर सिचुएशन को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर वही था। इस क्वेश्चन में यूपीएससी सिर्फ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक कर रही थी, कि मैंने एक सिचुएशन को, एक क्वेश्चन को हल्का सा नए ढंग से तुम्हारे सामने रख दिया। अब तुम हाय बाप करते हुए उस क्वेश्चन को छोड़ोगे या नॉर्मल उस पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे। आपके सामने किसी भी सिचुएशन में क्या होता है, एक नया सिचुएशन आ गया, ठीक है, जो कभी पहले क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझे। तो समझिए, ऐसा एरिया जहां पर राइट्स जो होते हैं अभी तक किनके किनके बीच होते हैं, जनरली हिंदू मुस्लिम के बीच होते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली हिंदू प्रोन एरिया में हो या फिर कंप्लीटली मुस्लिम एरिया में, और वहां पर आपस में ही दो ग्रुप के बीच में राइट्स हो गए, दंगे हो गए। अब बताओ, इसका कोई रीजन नहीं, आप तो नहीं मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन आपके सामने सिचुएशन आ गया, तो वहां पर कैसे आपको तुरंत हैंडल कैसे करना है। ठीक है, आप बेसिक जानते हो कि राइट्स वाले केस में आपको क्या करना है, लेकिन अचानक आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसे देखा नहीं था, और आपके सामने एक नया सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो उस स्टेज में आप पहले आप समझो, अच्छा बेसिक चीज समझ में आ रही कि कम्युनिटी के बीच लड़ाई हो रही है, लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, राइट्स हो कुछ भी हो, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या होती है, लोगों के बीच में लड़ाई होती है। ये नहीं आना चाहिए, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये दोनों इस जगह के नागरिक हैं, ठीक है, और इन दोनों में किसी बात पर मतभेद हुआ है और लड़ाई हो रही है। राइट, अब इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है, ताकि जो आपका एरिया है वहां पर आपस में हार्मनी क्रिएट हो सके, पीसफुल माहौल हो सके। ठीक है, तो बस इतना ही यूपीएससी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रही है, आपको डरना नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था एज इट इज वही क्वेश्चन दिया, 2025 का क्वेश्चन, तो ताकि आपको अंदर लगे कि हाँ मैंने टेस्ट में कुछ तो फैमिलिटी रखी हुई है। ऐसा नहीं क्या कि आप लोगों को ये ना लगे क्या कि ये इस टाइप का क्वेश्चन सर ने वैल्यू वन वैल्यू टू वाला दे दिया है और जो क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछती ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो बताया था क्वेश्चन नंबर 33 वो नहीं है, और ना उसके आगे वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P प्लस क्यू जो है ये आपको 10 है। राइट, P प्लस क्यू जो है वो आपको 10 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू वन, अब इसकी जो है इसमें कह रहा है P और Q इंटीजर्स है, P और Q जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें वैल्यू वन जो है, वैल्यू वन कह रहा है आपको कि मैक्सिमम वैल्यू है।
ठीक है, किसकी, P इंटू क्यू की मैक्सिमम वैल्यू है, P इंटू क्यू की ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके दिमाग में अब 10 बनाना है, P प्लस क्यू को 10 बनाना है। तो एक तो याद रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू का केस तभी हो सकता है जब 5 प्लस 5 लीजिएगा, ये 10 बन रहा है। मैंने इसको अपनी क्लास में बता रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन P इंटू क्यू लीजिएगा, ये आपको 25 हो गया, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट। इसके अलावा आप कुछ भी लीजिएगा, 6 प्लस 4 लीजिएगा 10, 6 इंटू 4 24, ये घटता चला जाएगा। आप 9 प्लस, आपके दिमाग में आएगा कि एक नंबर 9 ले लेता हूं, लेकिन दूसरा नंबर तो 8 हो जाएगा ना। अगर ये आपको बढ़ा रहे हैं एक साइड वाला, अगर आप Q को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तो Q घटेगा, तो नेट मल्टीप्लीकेशन घटता चला जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, इस केस में ये 10 तो आ जाएगा, लेकिन 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, राइट। इसके ऊपर वाला भी लीजिएगा तो ये इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, जब दोनों इक्वल रहे, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में कह रहा है कि ये भी सेम ही है, कुछ अलग कुछ खास नहीं है, राइट, ये कुछ अलग नहीं है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है P इंटू क्यू का। अब इसने कुछ खास तो नहीं किया है बस कि P ग्रेटर देन -6 है और आपको Q ग्रेटर देन -4 है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप इसमें, राइट। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर आप एक वैल्यू को आप ये कर सकते हैं कि इसको 11 कर दीजिए Q को, राइट। आपके दिमाग में आएगा कि P प्लस क्यू तो 10 ही निकालना है, तो मैं इसको एक सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूं, ठीक है, निगेटिव में ही मैंने इसको -11 निकाल लिया, इसको 1 निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो 10 तो बन गया, राइट, 10 तो बन गया, लेकिन ये तो देखिए कि ये आपको P इंटू क्यू का मल्टीप्लीकेशन क्या निगेटिव आ जाएगा। आपको निगेटिव नहीं चाहिए, क्यों, मैक्सिमम निकाल रहे हैं। जब आप इवन ये सोचिए कि आप 9 और 1 ही ले रहे हैं, 9 और 1 ले रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 हमेशा -11 से ज्यादा होगा। तो एक तो केस पता है कि दोनों कंडीशन में P और Q की आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और जब पॉजिटिव वैल्यू लेके निकालनी है तो वापस से इस केस में 5 प्लस 5 लेना होगा, तभी मैक्सिमम आएगा। 5 प्लस 5 लीजिएगा तभी मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2, क्या हो जाएगा इस केस में भी आंसर, वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप या तो प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा हल्का टाइम लगेगा, क्यों, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, एक ये है, ठीक है। अब आप इसमें कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, राइट, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। दो स्टेटमेंट कह रहा है कि a और क्या नाम, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए अब हम इसको डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या है कि जो a माइनस बी है ये 3 से डिविजिबल बाई 3 है, मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं तो आपको k आता है, राइट, k आता है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो गया, 3k। मैं इसको ऐसे ही मान सकता हूं, ले लेता हूं कि a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 4, ठीक है, a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 4, तो 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1, है ना, डिवाइड बाई 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1, डिविजिबल है, ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हाँ। तो आप यहां पर से देखिए, अगर डिविजिबल बाय 3 कह रहा है, इसको डिविजिबल बाय 9 का मतलब क्या हो गया, 3 और 3 दोनों, 3 और 3। अब चूंकि a और b के बारे में कह रहा है तो हम कुछ भी लेकर के चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं कि 7 माइनस 4 7q माइनस 4q 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 माइनस 4 देख लिया, एक 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये 3 हो गया, और ये आपको 49 28 16 9 से, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा 44, राइट, और ये 93,
ठीक है, अपॉन 9। तो ये तो कट गया 31 बार में 31 पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इस सिर्फ ऑप्शन लेकर के चेक किया है 31 आ जा रहा है, कट रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 सफिशियंट है बताने के लिए कि यहां डिवाइड हो रहा है, राइट। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ए और बी सेम रिमाइंडर देता है जब हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो ए और बी में अगर ए को लिखिएगा तो क्या होगा, ए इज 7 है, ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 रिमाइंडर 1, बी 4 है 3 इंटू 1 प्लस 1 रिमाइंडर 1, ठीक है, रिमाइंडर 1। यानी ये कहने का क्या मतलब है कि ए को आप लिख सकते हैं 3 इंटू n1 प्लस के, कोई एक वैल्यू ले लिए, रिमाइंडर आर, ठीक है, रिमाइंडर सेम होगा दोनों केस में, b इज 3 इंटू n2 प्लस रिमाइंडर आर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 3 इंटू n1 माइनस n2, ठीक है। ये n1 माइनस n2 हो जाएगा, इसको हम लोग ले सकते हैं 3n nr, कुछ भी मान लीजिए, n1 माइनस n2, यानी ये a माइनस बी यहां पर भी क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा n माइनस n1। तो इस केस में जब आप 7 और 4 को लीजिएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 4, यानी 3 इंटू 3 9, ये आ गया, राइट। अब ये आपको क्या नाम है सेम रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 7 और 4 हम इस केस में भी चेक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम चाहें तो 7 और 4 स्टेटमेंट 2 के लिए भी ले सकते हैं। तो यहां 7 और 4 ले रहे तो डिवाइड हो रहा है, समझे। ये आपको शॉर्टकट था कि आपने 2 नंबर ले लिया और उसको चेक कर लिया, ठीक है। आपको जो नंबर अच्छा लगे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए अलग अलग नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के लिए आपको ऐसा ही कोई नंबर लेना होगा, रिमाइंडर सेम रहे, ठीक है। तो रिमाइंडर सेम करना है हमको, ठीक है, क्योंकि वही कह रहा है ना ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो आ सकते हैं इतना और यूपीएससी डिविजिबल वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है, ठीक है। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है वो मेरी जो बुक आ रही है उसमें आपको भर के मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस है, ऐसे स्टेटमेंट वाले, वैल्यू 1 वैल्यू 2 के, कि आपको जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ठीक है, राइट। तो यहां पर से ये हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रोसेस से कैसे होगा, वही आएगा जैसे देखिए a माइनस बी यहां पर क्या आ गया 3 के, यही कह रहा है डिविजिबल। अब आप उसको वहां फिल कर दीजिए, यहां पर जो दे रखा है इसको आप लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी है तो ये 3 के हो गया, राइट। अब ए स्क्वायर ए बी और बी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, राइट, प्लस 3ab, है ना। आप इसको कीजिएगा, ये लिख सकते हैं, वापस से वही बन जाएगा 3 के, ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, राइट, अपॉन 9, 3 के इंटू a माइनस बी क्या है 3 के, 3k का स्क्वायर प्लस 3ab, यानी यहां से भी आप 3 निकाल सकते हैं। तो 3k इंटू 3 लीजिएगा तो 9k का स्क्वायर प्लस ab अपॉन 9। देख रहे हैं, आपको मैं तरीके से बता रहा हूं, क्या हो जा रहा है 3 ये कैंसिल हो जा रहा है, ये आ रहा है ना। इस केस में भी स्टेटमेंट 1 सही हो जा रहा है। रिमाइंडर लीव करेगा, वापस से a माइनस बी की जगह तो 3n आ जाएगा, आ रहा था ना 3n k की जगह सिर्फ n रिप्लेस हो जाएगा, है ना, n माइनस n2, राइट, होगा यही, ठीक है। 36 देखते हैं, देखिए 36 के पहले 35 का भी आंसर भी, जहां दोनों स्टेटमेंट से हो रहा था तो आंसर भी। 36 में क्या है, क्या x एक परफेक्ट स्क्वायर है, x एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है क्या कि कोई भी आप एक नंबर ले रहे हैं वो इस फॉर्मेट में है, या समझ लीजिए क्या कि उसका आप रूट निकालिएगा तो आपको एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो स्टेटमेंट 2 तो सही हो गया। उसी तरह एक बात और होता है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई नंबर है उसके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, फैक्टर ही उसी का निकलेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 एक ही फैक्टर है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, इसके पास भी सिर्फ 2 ये ही फैक्टर होंगे। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। आगे आप कितना भी कीजिएगा, भले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 करते हैं, 4 कीजिएगा तो कितना 16, लेकिन 16 का स्क्वायर ये जब फैक्टर्स निकालिएगा तो क्या आएगा 1 2 4 8 16 ऑड नंबर ऑफ ये। ठीक है, बीच वाला को छोड़ दीजिएगा तो ये 1 होगा ना, इसकी वजह से आपको ऑड नंबर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 16 बना रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 16 बना रहा है, और ये अकेला खुद से स्क्वायर करके 15 बना रहा है। ठीक है, आप कोई भी नंबर उठाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है कोई भी एक नंबर उठाइए। ठीक है, 32 25 स्क्वायर में 64 लेते हैं, 8 का 64 लीजिएगा तो 8 का स्क्वायर है। 64 के फैक्टर्स निकालिएगा तो क्या आएगा 1 2 4 8। ठीक है, 8 के बाद आपको आ जाएगा 16 32 64। अब आप देखिए मल्टीप्लीकेशन, देखिए 64 कैसे हो रहा है, 1 और 64 को मिलाकर, 2 और 34 को मिलाकर, 4 और 16 को मिलाकर, और ये 8 ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी बन रहा है। तो ये जो हो रहा है इसकी वजह से आपको एक ही नंबर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बाकी पेयर्स प्लस 1, इसीलिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि परफेक्ट स्क्वायर के पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि दोनों आपको सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या 10 टू द पावर n माइनस 1 डिविजिबल है 3 और 9 से। ठीक है, 3 या 9 से, इनमें से 3 और 9 से, एंड सॉरी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ 9 पे चेक कर लेते हैं। 9 पर चेक करेंगे, 10 टू द पावर n माइनस 1 को देखते हैं। n की 1 लेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 9। n की वैल्यू 2 लेंगे 99। n की कितनी भी वैल्यू लेते जाइएगा तो यहां पर क्या होगा, एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। यहां पर कुछ नहीं होगा, एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हैं, पहले 10 था, देखिए पहले 10 था, फिर एक जीरो बढ़ाया, n2 किया तो 100 हो गया, n3 किया तो, इसमें कितना भी करेंगे तो 9 के मल्टीपल में ही आएगा। ठीक है, तो n अगर एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हमेशा 9 के मल्टीपल में ही आएगा, और 9 के मल्टीपल में आएगा तो 10 पे पावर माइनस n 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि स्टेटमेंट 2 तो आपको बता देता है कि हां भैया हम सफिशिएंट हैं। स्टेटमेंट 1 बताता है कि नहीं। अब अगर आप n को 1 ले लीजिए, हाफ 0.5, तो क्या हो जाएगा, अगर आप ये लीजिएगा 3.162 माइनस 1 2.162। ठीक है, क्या ये आपको डिविजिबल है 3 से या 9 से? नहीं है, नहीं है। तो जब नहीं है तो 0 और n के बीच जब अगर नंबर लेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच लेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ये ए आ जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है, दूसरे की तो जरूरत नहीं है। देखिए 38 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पूछ रहा है, क्या ए और बी एक रेशनल नंबर होगा? रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, कि ए और बी दोनों जो है, ए और बी आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, इन दोनों में से जो है, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेशली बी इज नॉट इक्वल टू जीरो।
क्योंकि अगर b जीरो होगा तो इन्फिनिटी रेशनल नंबर नहीं होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, राइट, b जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a बाई बी, तो a बाई बी ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, a और b जो है एक से ले तक के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 5 6 7 8, 2/6, 3/5, कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो होगा रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 नहीं होगा, क्यों, क्या कह रहा है, ए और बी को बोल रहा है रियल नंबर, रियल नंबर में तो सब आ सकता है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स में दोनों आ सकते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। अब 1/√2 तो नहीं होगा आपको रेशनल नंबर, ठीक है, मैंने a को 1 ले लिया और b को 1/√2 ले लिया, तो होगा, नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो a और b जो है यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है रेशनल नंबर, इरेशनल, जितने तरह का सब कुछ बताया हुआ है। जिन्होंने मेरी क्लासेस पेड लेक्चर्स लिए हुए हैं उनके लिए तो सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन देने का मेरा एक ही मकसद था, मैं आपको उस प्राइम नंबर के बारे में आपका चेक करना चाह रहा था कि आपको प्राइम नंबर आता है या नहीं। कह रहा है इसमें कितने जीरो होंगे, एक्स वाई के प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे, एक्स वाई का गुना कीजिएगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में आप सब जानते हैं, प्राइम नंबर जो है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, इवन प्राइम नंबर्स एंड ऑड प्राइम नंबर्स। लेकिन कमाल की बात यह है कि इवन प्राइम नंबर्स के नाम पर इसके पास सिर्फ दो है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर्स का पार्ट है। प्राइम नंबर में अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा ऑड प्राइम नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ दो है, तो ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो ऑल ऑड प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है, तो जितना प्राइम नंबर है उसमें दो को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितना है वो ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, P1 P2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये सारा इवन नंबर्स है, ये जो है सारा इवन नंबर्स है y। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमें ये नहीं पता है कि कितना इवन नंबर है, ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता है कि कितने इंफिनिटी तक कितने प्राइम नंबर, हमको क्या पता कौन कौन से हैं। उसी तरह इवन में एकदम लास्ट में कौन कौन से हैं, जितना बढ़ते जाइएगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक है। इसलिए हम यहां पर ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये तो ऑप्शन हमारा सफिशिएंट नहीं है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट अगर आप 2 देखिएगा कंडीशन, तो इसमें क्या कर रहा है, x इज ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो वो तो एक ही है, एक ही है, 2, ठीक है। और y इज मल्टीपल ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, भले ऑल ऑड नंबर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, भले हो रहे हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमें जीरो एक ही आएगा, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर एक ही है। ऑड नंबर में 5 भी आएगा, 15 25 सब आएंगे, लेकिन सबसे एक ही बार सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही जीरो होगा। इस केस में क्या होगा, 3 5 7, ठीक है, 9 11 12 11 13 15 डॉट 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 जितने हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा ना, जो इस 2 और इस 5 को मल्टीप्लाई करके बनाओ, इसके अलावा एक भी जीरो नहीं होगा, ये वाला जीरो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 बता सकता है कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा पावर से रिलेटेड है। क्या है, देखिए, सिर्फ आपको 4 नंबर ऐसे हैं, 4 डिजिट्स हैं, जो अगर किसी नंबर के लास्ट में आए, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी पावर लीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है वही नंबर होगा, वही डिजिट होगा। मान लीजिए जैसे 10 लिया आपने, उसी तरह अगर आप 11 लेंगे, यूनिट डिजिट आपको पहले आप 0 लिए, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आपको 0 है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1,
अब 1 लीजिएगा 21, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 441, वही नंबर आया यूनिट डिजिट पे जो आपने यहां लिया। 5 के केस में लीजिए 625, ठीक है, कोई सा भी पावर लीजिएगा, आप 2 लीजिएगा तो वो आएगा। आप इसके आगे और कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर से 5 यूनिट डिजिट पे। यहां पर आप इसको वापस से कीजिएगा तो फिर से यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा 1। तो ये चलता रहेगा, यही चीज आपको ये सिर्फ 4 डिजिट्स में होता है, 0156, राइट। तो अगर ए जो है, हम कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई यूनिट डिजिट है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए इज सेम फॉर ऑल पावर ऑफ ए, ऑल पावर ऑफ ए टू द पावर एन, ठीक है, ऑल पावर ऑफ ए टू द पावर एन, तो हम लोग ए के बारे में क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ए जो है, ए मस्ट बी 0, 1, 5 एंड 6, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, कह रहा है ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, और एंड्स विथ 1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो अगर 5 से डिवाइड होगा तो लास्ट में 5 या 0 आएगा, इस केस में क्या आएगा 0 या 5। लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ए से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और एंड्स विथ 1, ये भी नहीं पॉसिबल। या तो ए 5 से डिवाइड होगा, या यानी स्टेटमेंट 2 तो कंप्लीटली रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस देख करके जिनको रिमाइंडर नहीं आता है वो सब डर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार मैंने जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी अच्छा है तो मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट टेस्ट जो भी 18 को है, इससे मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या बढ़ा दूं, कमेंट करके बताइए कि क्या इसका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, घटाना। अब इससे घटाऊंगा तो फिर कहां लेके जाऊंगा, और बढ़ाऊं तो कहां तक बढ़ाऊं, ठीक है। कुछ और मजेदार क्वेश्चंस, कुछ और मजेदार स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सब डालूं या यही लेवल रहने दूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके कुछ बताते नहीं, मूक दर्शक की तरह आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो एग्जाम में भी आपका वही होगा, मूक दर्शक की तरह आइएगा, देखिएगा और पेपर को चले जाइएगा, अटेम्प्ट आपका आपके साथ ही चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब s को 2 से डिवाइड किया जाएगा। s क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ठीक है, कि आपका जो नंबर है सारा ऑड प्राइम नंबर्स है, ऑड प्राइम नंबर्स है, और अगर x, y और z तीनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों ऑड प्राइम नंबर यानी ऑड नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली एक बात याद रखिएगा कि इन तीनों का जो सम कीजिएगा तो क्या होगा, 2 ऑड को जोड़िएगा तो इवन हो जाएगा, और प्लस ऑड बाई 2, राइट। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, स्टिल ऑड हो जाएगा। और किसी भी ऑड नंबर में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा 1, ऑलवेज। 3, 5, 7 किसी को ले लीजिए रिमाइंडर, क्योंकि आप अगर किसी नंबर को, या तो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर 1 देगा, इससे ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकता है, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी वाले केस में क्या होगा, या तो उसे डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है। तो डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। स्टेटमेंट 1 से क्लियर हो गया कि रिमाइंडर 1 आएगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि x इज डिविजिबल बाय 2। स्टेटमेंट 2 है, कह रहा है x इज डिविजिबल बाय 2। अगर x से ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ही है कि ये क्या है, इवन नंबर x, ठीक है। बट y एंड z आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी y और z ऑड नंबर है, डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। तो ये तो इवन हो गया, लेकिन ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, अगेन इवन, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, नो रिमाइंडर। रिमाइंडर केस में क्या हो जाएगा 0, सिंपल। तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन है स्टेटमेंट में मैंने बनाया है। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी का क्वेश्चन है, राइट, जो 2025 में पूछा है, उसके अलावा सारा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। अब आप बताइएगा कि इसका स्टैंडर्ड कैसा है, नहीं तो गूंगे बहरे की तरह देख के चले जाइएगा। आप लोग को थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ये आपको इतना लंबा चौड़ा जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप अपनी कोई भी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करो। जैसे एक लड़के ने बताया कि सर एक क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा कम एलोबरेट किया था, तो उन्होंने बोला कि सर इसको आप अच्छे से एलोबरेट कीजिए,
राइट, क्योंकि वो मेरा सारा वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है, और उन्होंने कमेंट मारा। तो ये अच्छी बात है ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप उसको और एलोबरेट करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लड़का जो है जिसको मैं, एक तो जनरली मैं एकदम बेसिक से ये बताता हूं हर क्वेश्चन। उसमें ये था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी उसमें ये था कि मैं उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके पूरा कॉन्सेप्ट को बताया हुआ था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का वहां स्पीड ले ली। ठीक है, तो यहां पर चीज क्या है कि आप कमेंट सेक्शन इसलिए दिया हुआ है कि आप उसमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लग रहा है, लेकिन आप आते हैं चुपचाप सुग्गा की तरह देखते हैं, बिना कुछ बोले चल देते हैं। ठीक है, आपका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं यहां पर बता रहा हूं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट सेक्शन किस लिए कि सर ये भी समझा दीजिए, ये ऐसे समझा दीजिए और ऐसा कीजिए, कुछ नहीं बता बोलना है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्री में सब मिल रहा है उसमें भी आपको कुछ नहीं बोलना, कमाल हो यार। रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, फिर ताकि क्रोनोलॉजी बनी रहे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तब आपका दिमाग सोचने पर मजबूर होता है, ठीक है, कि मैं कौन सा डालूं। ठीक है, अब सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने एबीसीडी वाला बताता हूं ना कि ए बी डॉट डॉट डैश डैश सी सी सी, ठीक है, वही काम आपको यहां भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको 4 बार लोड कर लेना है, 4 टाइम्स आपको नोट कर देना है फट से। आपको मेहनत एकदम कम पड़ेगी, दिमाग एकदम कम लगाना पड़ेगा वहां पर, राइट, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इसमें नन ऑफ दिस दे लास्ट में दे रखा है तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है कि बीटा है यानी माइनस है, फिर अल्फा है यानी प्लस है, फिर डेल्टा है यानी कि डिवीजन है, उसके बाद गामा है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। चलिए दूसरा क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी कि अल्फा प्लस हो गया, बीटा माइनस हो गया, गामा मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन हो गया, राइट ना। लास्ट वाला बीटा है माइनस है, उसके बाद डेल्टा है यानी डिवीजन है, उसके बाद आपको गामा है यानी मल्टीप्लीकेशन है, और उसके बाद आपको अल्फा है यानी प्लस। अब इसमें से चेक कीजिए, जो सॉल्व हो रहा होगा उससे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। देखिए इस तीनों में सबसे पहले डिवीजन कौन हो रहा है, ये करके दे रहा है, इसी से लेके स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, यहां पर से 10 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले बॉड मास, इसको फॉलो करेंगे, राइट, 6 इंटू डिवाइड कीजिएगा तो 2, फिर से बॉड मास मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस 8 माइनस 12, फिर से बॉड मास 18 माइनस 12 6 आ गया, यही आंसर होगा। बाकी आप किसी को कीजिएगा तो क्या होगा, इसको कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा, राइट, इसको कीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो सिंपल है, यहां तो एकदम सिंपल दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखिए अब 42 ये हो गया। अब आगे का चूंकि रीजनिंग वाला है तो एक ही लेक्चर में जो भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बचा हुआ है वो बता दूंगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन करवा दूंगा। परसों आपको टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी जरूर अपेयर होंगे। ठीक है, चलिए अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दें। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।